स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द लर्नर्स हब पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी ही तरह आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो ज्योग्राफी सीरीज में अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था भारत का भौतिक विभाजन, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि भारत को हम मुख्य रूप से 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित करके पढ़ते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय की विशेषताएं हमने पढ़ी थी। और उसके दक्षिण में है आपका उत्तर मध्य भारत का मैदानी प्रदेश, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, यानी कि जो उत्तर भारत का मैदान है इसके क्या विशेषताएं हैं, इसका भू आकृतिक प्रदेश कैसा है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और तीसरा जो प्राकृतिक प्रदेश जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं वह है आपका भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, यह आपका तीसरा प्राकृतिक प्रदेश है। और चौथा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा बच गया आपका? यह आपका तटीय मैदान, यानी कि जो पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, और उसके साथ ही जो भारत का जो द्वीपीय प्रदेश है, यानी कि जो भारत के कई जो द्वीप है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप है, लक्षद्वीप है, सालसेर द्वीप है, इन सभी द्वीपों को और पश्चिमी तटीय प्रदेश एवं पूर्वी तटीय प्रदेश को हम चौथे प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत हम रखते हैं। तो इनमें से जो 3 प्राकृतिक प्रदेश के बारे में हम पढ़ चुके हैं, यानी कि हिमालय के पर्वतीय प्रदेश, दूसरा प्रायद्वीपीय पठार, और तीसरा है आपका जो तटीय मैदान एवं द्वीपों के बारे में हम अभी तक पूरा कवर कर चुके हैं। और चौथा जो हमारा प्राकृतिक प्रदेश बच गया वह है हमारा उत्तर भारत का मैदान, जिसे हम आज शुरू कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये आपका जो मैदानी प्रदेश है जिसका विस्तार पश्चिम से पूर्व तक कहां से कहां तक है? पश्चिम में पंजाब से लेकर आपके असम तक, पूर्व में असम तक आपके उत्तर भारत का जो मैदान का विस्तार है। और जो यह जो मैदान है, आप अगर इसे देखें, यहाँ अगर आप देखेंगे तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर इसका जो मैदानी प्रदेश की जो चौड़ाई है वह कम होती जाती है। और सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि हमारे दिमाग में कि आखिर जो उत्तर भारत का मैदान का निर्माण हुआ कैसे? तो इसके उत्तर में क्या है? आपका हिमालय पर्वत है। कौन कौन से? जैसे कि आपका ये हो गया वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, और उसके बाद आपका क्या है? गिरिपदीय, या फिर जिसे हम हिमालयन फ्रंट फॉल्ट भी कहते हैं। तो आपको पता है कि जो हिमालय पर्वत में कई सारी नदियां बहती हैं, तो ये जो नदियां हैं ये हिमालय पर्वत से होकर जो आ रही हैं, इन जो नदियों का ढाल है अत्यधिक तीव्र है, और अत्यधिक तीव्र ढाल होने के कारण ये जो हिमालय पर्वत से होकर जो नदियां आ रही हैं ये पर्वतों की जो चट्टाने हैं उनको काट कर अपने भाव के द्वारा आगे को ढो रही है। यानी कि जो मान लीजिए जहां ये मेरा रूम है, या फिर आपकी जो कोई भी क्लास में जिसमें आप बैठे हो या आपका ही रूम है, तो लगभग इतनी बड़ी बड़ी चट्टानों को ये नदियां काट कर अपने भाव के साथ आगे ले जा रही हैं। क्यों? क्योंकि जो इनका जो भाव है बहुत ज्यादा तीव्र है, क्योंकि जो इनका अगर आप ढाल देखेंगे तो यह ढाल तीव्र है, और इनका ढाल तीव्र है, लेकिन आगे चलकर यानी कि शिवालिक पर्वत के दक्षिण में जाकर इनका ढाल मंद हो जाता है, जिसके बाद ये इतनी बड़ी चट्टानों को आगे अपने भाव के साथ आगे भागकर नहीं ले जा पाती, तो यहाँ पर क्या कर देती है? अपनी चट्टानों का निक्षेप कर देती है। तो ये चीज हम बाद में देखेंगे। अभी आप सिर्फ ये चीज देखें कि आपके जो हिमालय पर्वत में जो विभिन्न नदियां हैं उनके द्वारा जो बालू मिट्टी और रेत बहाकर लाई जा रही है, जिसके कारण हिमालय के दक्षिण में आपके इन मिट्टी एवं बालू का क्या निक्षेपण किया जाता है, जिसके कारण ही आपके जो उत्तर भारत का मैदान का निर्माण हुआ है। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो उत्तर भारत का मैदान का निर्माण कैसे हुआ है कि जो हिमालय पर्वत में जो बह रही जो नदियां हैं उनके द्वारा जो मिट्टी एवं बालू जो लाई जा रही है उनके बहाव के साथ उनके निक्षेप के कारण आपके उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ है। अब हम देखते हैं कि उत्तर भारत के मैदान को इसकी जो आपकी संरचना और संगठन है, जो इनके मतलब इसके भू आकृतिक प्रदेश है, इस पूरे प्रदेश को इनकी जो इस प्रदेश की जो संरचना है और यहाँ पर जो पाई जाने वाली चट्टानें हैं उनकी कैसा संगठन है, मृदाओं का कैसा संगठन है, उसके आधार पर हम उत्तर भारत के मैदान के भू आकृतिक प्रदेश को 4 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। और ये कौन कौन से हैं देख ले। ये है आपके, पहला है भाबर,
तराई खादर और बांगर, यानी कि ये चार मुख्य रूप से ये चार प्राकृतिक प्रदेश हैं जो कि आपको उत्तर भारत के मैदान में देखने को मिलते हैं। और ये क्या है, ये भाबर क्या होता है, तराई क्या होती है, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आपको मैं बता दूं, उत्तर भारत के मैदान में आपके कई नदियों का अपवाह तंत्र है, जैसे कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियां। इनके अपवाह तंत्र के बारे में भी हम अपने नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम जो उत्तर भारत के मैदान के भू आकृतिक प्रदेश के बारे में, यानी कि जो उनकी संरचना और संगठन किस प्रकार का है, उसके बारे में आज केवल हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो यहां देखें, आपका यहां तक क्या है, ये आपका बृहद हिमालय, लघु हिमालय, और यहाँ पर आपका है पूरा शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय के मैंने यहाँ बनाया है ये ब्लैक कलर में राउंड राउंड जो ऐसे बनाए हुए हैं। तो शिवालिक हिमालय के ठीक दक्षिण में मैंने बड़ी बड़ी चट्टानें बनाई है, मतलब ये जो गोल गोल है मैंने एक तरह से चट्टानें बनाई है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात की कि जो हिमालय से जो नदियां भागकर अपने साथ क्या लेकर आ रही है, बालू एवं मिट्टी लेकर आ रही है और अपने साथ बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर ला रही है। क्यों? क्योंकि इनका जो ढाल है अत्यधिक तीव्र है, और इनका ढाल जो है आगे जाकर क्या है, यहाँ तो तीव्र है, जो कि इसके हिमालय के दक्षिण में आकर हिमालय जो नदियों का जो ढाल है वे क्या हो जाता है, एकदम मंदा हो जाएगा। जब आप एकदम तीव्र गति से आएंगे तो क्या करेंगे, आप सब जो भी आपके रास्ते में आएगा उसे बहाकर ले जाएंगे। लेकिन जब आपका ढाल ही मंदा हो जाएगा, यानी कि ढाल मंद हो गया है, तो क्या होगा, आपके जो चट्टानें और जो आप मिट्टी या जो बालू बहाकर ले हैं उनका निक्षेपण वहां हो जाएगा जहां की आपका ढाल मंद हो गया है। तो कुछ इसी तरह का यहाँ हम देखते हैं। तो हिमालय पर्वत के दक्षिण में, जो हमारा शिवालिक पर्वत है, इसके दक्षिण में वे नदियां जो कि अपने साथ बालू, मिट्टी या जो चट्टानों को बहाकर ले आ रही थी, उनका निक्षेप यहाँ हो गया है। तो हम डायग्राम के माध्यम से समझें। तो मान लीजिए ये आपका शिवालिक हिमालय, यानी कि आपका जो हिमालय प्रदेश है, और यहाँ से आपकी जो नदियाँ क्या ला रही है अपने साथ, ये आपकी नदियाँ बहाकर क्या ला रही है अपने साथ, जो बालू युक्त मिट्टी और साथ ही जो विभिन्न चट्टानें बहाकर ले आ रही है। और यहाँ देखिए इसका क्या है, ढाल तीव्र है, लेकिन आगे जाकर जब नदी का ढाल मंद होगा यहाँ, तो ये क्या करेगी, अपने साथ लाए गए जो बालूयुक्त मिट्टी एवं चट्टानों का यहाँ निक्षेप कर देगी, जिसके कारण इस क्षेत्र में जहाँ की इसका ढाल मंद हो गया है, यहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें जो यह अपने साथ भाग कर ले आई हैं, उनका यहाँ क्या होगा, निक्षेपण हो जाएगा। और इसी क्षेत्र को, जहाँ इन चट्टानों या बालूयुक्त मिट्टी का जो निक्षेप हो रहा है, इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, हमारा जो पहला क्षेत्र यानी कि जो भाबर भू आकृतिक प्रदेश कहते हैं। और भाबर की क्या विशेषता है यह देख ले कि भाबर में आके, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी चट्टानें यहाँ निक्षेप हो जाता है, निक्षेपण हो गया है, इसलिए नदी यहाँ पर आकर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब बड़ी बड़ी चट्टानें देखेंगे तो मान लीजिए आपकी ये नदी आ रही है, तो यहाँ चट्टानों का निक्षेप हो गया है, देखें, तो इनके बीच से होकर नदियां फिर बहती हैं। तो बिल्कुल एकदम से हमें नहीं दिखती, ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर सिर्फ चट्टानें हैं और नदियां यहाँ आकर क्या हो गई है, विलुप्त हो गई है। तो एक तरह से यहाँ आपको नदी नहीं दिखती है, यानी कि केवल आपको यहाँ चट्टानें, यानी कि जो अवसाद जो नदी अपने साथ भागकर ले आई है, वह आपको यहाँ दिखते हैं, जिसे हम भाबर कहते हैं। तो भाबर की क्या विशेषता है कि यहाँ आपकी जो नदी है आकर क्या हो जाती है, यहाँ विलुप्त हो जाती है। तो ये चीज आप याद रखें कि भाबर में, जो आपकी भाबर भू आकृतिक प्रदेश में आपकी नदी विलुप्त हो जाती है। और ये कहाँ होता है, यह आपके जो पर्वतीय प्रदेश के ठीक दक्षिण में भाबर प्रदेश होता है। उसके बाद भाबर के बाद जो अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, नदियों ने अपना सारा निक्षेप जमा कर दिया, तो थोड़े यानी कि सीमित जो क्षेत्र में ही जो अवसादों का निक्षेपण होगा। उसके बाद इस क्षेत्र में जो नदियां यहाँ विलुप्त हो गई थी,
वापस से इस क्षेत्र में सतह पर आ जाएंगे। क्यों अब सतह पर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो क्यों नदियां हमें सतह पर नहीं दिख पा रही थी, क्योंकि यहाँ पर क्या था, बड़ी बड़ी चट्टानों का निक्षेपण हो गया था। लेकिन इन चट्टानों का निक्षेपण जो है वह क्या होगा, सीमित जगह पर ही तो होगा। ऐसा तो होगा कि पूरे सतह पर इनका निक्षेपण हो जाएगा, यानी कि जहां आकर बह रही, जहां नदी आकर गिर रही है, वहां थोड़े से प्रदेश में जहां इन चट्टानों का निक्षेपण हुआ है वहां तो आपको नदी विलुप्त दिखेगी, यानी कि वो तो आपका भाबर क्षेत्र हो गया। लेकिन वह क्षेत्र जहां की आपका चट्टानें नहीं मिलती है, यानी कि जो अवसाद जो नदियों के द्वारा भाग कर लाए गए हैं वहां उनका निक्षेपण नहीं होता, तो उस क्षेत्र में नदियां दोबारा क्या है, सतह पर आ जाती हैं। तो नदियां आप देखेंगे यह दोबारा सतह पर आ जाती है और इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, आपका तराई क्षेत्र। तो क्लियर, तो ये चीज आपको दो क्लियर हो गई, भाबर और तराई। तो तराई की क्या हमने विशेषता देखी कि यहाँ पर जो नदी है सतह पर आ जाती है। तो अगर आप मैप में देखें तो ये क्षेत्र आपका क्या है, यानी कि जो सिंधु नदी से, याद रखें भाबर का जो क्षेत्र कहां से कहां तक पा जाएगा, सिंधु नदी के दक्षिण, यानी कि सिंधु नदी से लेकर यहाँ आपकी कौन सी नदी बहती है, तीस्ता नदी, यानी कि सिंधु से तीस्ता नदी तक के जो अपवाह क्षेत्र तक का जो संबंध है, यानी कि सिंधु एवं तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है वहां आपको भाबर क्षेत्र मिलता है हिमालय के दक्षिण में। तो ये आपका पूरा भाबर क्षेत्र है सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक का, और इसके ठीक दक्षिण में कौन सा क्षेत्र है आपका, इसके बाद कौन सा क्षेत्र आया है, तराई, जहां पर आपके नदियां दोबारा से आ गई। अब यहाँ देखें, यहाँ ही देख ले, तो यहाँ हमने देखा कि नदियां क्या हो गई है, विलुप्त हो गई हैं। तो एकदम से जब वह क्षेत्र आएगा, यानी कि जहां पर अवसादों का निक्षेपण नहीं है, तो वहां से एकदम से जो नदियां विलुप्त हो गई थी एकदम से अपने जल को क्या करेंगी, तितर बितर कर देंगी। मतलब एकदम से, बिल्कुल एकदम से उद्गार नदियों का यहाँ पर होगा। तो इस कारण इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं। और इसकी क्या विशेषता होंगी तराई क्षेत्र की, चूंकि यहाँ जो जल है एकदम तितर बितर होके आता है, क्योंकि यहाँ पर एकदम उद्गार होता है जल का, इसलिए इस क्षेत्र की क्या विशेषता है कि यहाँ आपको दलदल मिलता है। तो इस क्षेत्र में आपको पूरा दलदल मिलता है और यही कारण है कि यह प्रदेश जो है आपका काफी उपजाऊ है, किसकी अपेक्षा, भाबर की अपेक्षा। क्यों, भाबर में तो हमने देखा कि यहाँ पर तो क्या है, सिर्फ चट्टानें हैं, और इस प्रदेश में क्या होंगे, आपको केवल मैक्सिमम जो झाड़ियां देखने को मिलती है, जबकि तराई का जो क्षेत्र है काफी उपजाऊ है और इस क्षेत्र में आपको धान एवं गन्ने जैसी फसल अत्यधिक उपजाने को मिलती है। तो आपका यूपी का जो क्षेत्र है वह तराई के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसके साथ ये तो हमने फायदा देख लिया, इसके साथ इस क्षेत्र का कुछ नुकसान भी है, कुछ फायदा है तो नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। तो तराई क्षेत्र में क्या है, चूंकि इस क्षेत्र में क्या है, आप दलदलीय क्षेत्र है तो क्या आर्द्रता तो होगी, और साथ ही जब गर्मियों का मौसम होता है, यानी कहते हैं गर्मी होती है, तब यहाँ पर क्या होता है, कई प्रकार की बीमारियां पनपती हैं। तो आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा, तो जो यूपी का जो गोरखपुर का जो क्षेत्र है उसके पूर्व में जितना भी क्षेत्र है वहां गर्मी आते ही बीमारियों का प्रकोप देखने को मिलता है। इसलिए जो एक बीमारी है जापानी एन्सेफेलाइटिस, तो जापानी एन्सेफेलाइटिस से हर साल ये वाला क्षेत्र जो मानसूनी क्षेत्र में, यानी कि गर्मियों के मौसम में हमेशा ये वाला क्षेत्र जापानी एन्सेफेलाइटिस नामक बीमारी से ग्रसित हो जाता है। क्योंकि बीमारियों को पनपने के लिए दो चीज ही तो चाहिए होती है, एक चाहिए आपकी आर्द्रता जो कि यहाँ पर भरपूर है, यानी कि यहाँ पर क्या है, हमने देखा दलदलीय प्रदेश है, और दूसरा क्या चाहिए, गर्मी, यानी कि गर्मी के मौसम में जब आर्द्रता एवं गर्मी दोनों ही चीज होती है तो यहाँ पर आपको बीमारियां भी बहुत देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर क्या है, दलदली क्षेत्र होने के साथ ही यहाँ मच्छर भी बहुत मिलते हैं। तो फायदा तो है ही, फायदा क्या है कि यहाँ की जो मृदा है काफी उपजाऊ है, इसलिए यहाँ धान की खेती एवं गन्ने की खेती अत्यधिक मात्रा में होती है। और साथ ही जो नुकसान है वह भी हमने देख लिया कि क्या है, मच्छर बीमारियां बहुत हैं। तो ये था आपका तराई क्षेत्र के बारे में। और तराई की जो खास विशेषता क्या है, यहाँ पर जो नदियां हैं दोबारा से सतह पर आ जाती हैं। तो ये हमारे थे दो प्राकृतिक प्रदेश। उसके बाद हम देखते हैं हमारा तीसरा प्राकृतिक प्रदेश, यानी कि खादर एवं बांगर। तो पहले देखेंगे खादर प्राकृतिक प्रदेश के बारे में। तो इसके बाद वह जो नदियां, आप सभी को पता है, मान लीजिए कि यह हमारी नदी आ रही है, तो
तो नदी के जो आसपास का क्षेत्र होता है ये उठा हुआ होता है, आप सभी को पता है। तो आपकी जो ये नदी बहकर आ रही है, जब यहाँ यानी कि आपके जो उत्तर भारत के मैदानी प्रदेश में को बहुत सी नदियों का प्रवाह है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से, जैसे कि गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी। तो इन सभी नदियों में जब बाढ़ की स्थिति बनती है, तो आपको पता एक बात और यहाँ पर पॉइंट है कि आपको पता है कि जो हमारे हिमालय की जो नदियां हैं वे क्या है, नित्य व्यय, यानी कि वे हमेशा भरपूर रहती है पानी से। क्यों? क्योंकि इन्हें जब पानी कहाँ से मिलता है, हिम नदों से मिलता है, जो कि आपके हिमालय में, यहाँ पर उत्तराखंड में भी स्थित है अत्यधिक मात्रा में। तो चूंकि हिमालय की नदियां नित्य व्ययी है, यानी कि इसमें हमेशा पानी रहता है, और इसी कारण से कई बार इनमें जब बाढ़ की स्थिति बन जाती है, तो बाढ़ की स्थिति बनने पर क्या होता है कि तो निश्चित मार्ग तो ये हो गया आपका, यानी कि यह आपकी नदी का निश्चित मार्ग है। लेकिन जब इस नदी में बाढ़ की स्थिति बनती है तो यह नदी अपना मार्ग बदल लेती है, यानी कि ये तटों पर भी इसका पानी आ जाता है। तो इस तरह से कुछ इसका प्रवाह होता है। तो अभी तक हमने देखा था कि केवल इस नदी का जो प्रवाह था इतने क्षेत्र में था, लेकिन जब बाढ़ की स्थिति बनती है तो बाढ़ की स्थिति आने पर जो नदियों का पानी है अपने तटों तक पहुंच जाता है। तो इस तरह बाढ़ की स्थिति में जब नदियों का जो प्रवाह क्रम जब चेंज हो जाता है, तब यह अपने द्वारा जो बहाए कर लाए गए जो अवसाद थे, यानी कि जो मिट्टी एवं बालू जो है ये जो अपने साथ भाग कर लेके आ रही है, वह उनका निक्षेप ये आसपास के तटों पर कर देती है। तो आप यहाँ देखें ध्यान से, तो यहाँ ये क्या करेगी, अपने द्वारा नदी जो भाग कर लाए गए जो मिट्टी है या फिर जो बालू है उनका निक्षेप अपने तटीय, यानी कि जो आसपास जो इसका तटीय प्रदेश है वहां इनका निक्षेप कर देगी। और यह क्षेत्र जहां नदियां, यानी कि जो उस नदी में जिसमें बाढ़ आई है, वह नदियां जब अपना जो निक्षेप है, यानी कि जो मिट्टी एवं बालू का निक्षेप अपने तटीय मैदान पर कर देती हैं, तो उस तटीय मैदान को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं खादर प्रदेश। तो यह आपका क्या है, खादर प्रदेश है, जहाँ की क्या हो रहा है, आपका जो बालू युक्त मृदा है उसका निक्षेप हो रहे हैं। और इस जो मृदा को हम क्या कहते हैं, यानी कि जो ये खादर प्रदेश है इसकी मृदा को हम क्या कहते हैं, नवीन जलोढ़क मृदा या फिर नवीन जलोढ़ निर्मित प्रदेश। तो यह नवीन जलोढ़ निर्मित प्रदेश है। नवीन क्यों है, क्योंकि अभी अभी तो बाढ़ आई है और अभी अभी क्या है, जो यहाँ पर अवसादों का निक्षेपण हुआ है, और यह जो प्रदेश है काफी उपजाऊ होता है। क्यों? क्योंकि जो आपको पता है कि जलोढ़क मृदा है उपजाऊ होती है। और इस जो मेन चीज आपको खादर प्रदेश के बारे में याद रखनी है कि यह कौन सा प्रदेश है, नवीन जलोढ़क निर्मित प्रदेश है। क्यों? क्योंकि बाढ़ के मैदान, यानी कि जो बाढ़ जब आती है तो जब नदियों के द्वारा अपने बहाव के साथ मिट्टी बहाकर लाई जाती है, तब उस मिट्टी के द्वारा, नदी के द्वारा जब तटीय प्रदेश पर उस मिट्टी का जमाव होता है, तब उस जमाव वाले तटीय प्रदेश को हम क्या कहते हैं, खादर प्रदेश कहते हैं। जहां पर आपकी नवीन जलोढ़क निर्मित जो प्रदेश भी जिसे हम कहते हैं, क्योंकि नवीन जलोढ़क मृदा है वह आपके यहाँ जमा होती है। और इस क्षेत्र को आप क्या कहेंगे, जो खादर प्रदेश होता है यह आपका किससे ग्रसित होता है, बाढ़ से ग्रसित। तो यह तो चीज आपने देख ली कि जो ये आपका क्षेत्र है किससे ग्रसित है, बाढ़ से ग्रसित है। यानी कि जब भी बाढ़ आएगी तो जो नदियों का जब प्रवाह बदलेगा तो यहाँ पर क्या है, अवसादों का निक्षेपण होगा, जिससे कि खादर मैदान का निर्माण होता है। तो यह क्षेत्र है बाढ़ से ग्रसित होता है। और साथ ही जो यह क्षेत्र आपका निम्न बेसिन क्षेत्र भी कहलाता है। क्योंकि निम्न बेसिन क्षेत्र क्योंकि जो यह जो क्षेत्र है आपका नदियों के तट के समीप अवस्थित है। तो ये चीज और याद रखें, जो खादर प्रदेश होता है यह आपके नदी तट के समीप होता है। तो ये चीज आप इसके बारे में याद रखें। कौन कौन सी, नवीन जलोढ़क निर्मित प्रदेश, बाढ़ से ग्रसित, नदी के तट के समीप होता है, और चौथा आप कह सकते हैं कि यह निम्न बेसिन क्षेत्र। निम्न बेसिन क्षेत्र क्यों, क्योंकि यह नदी के तट के समीप स्थित होता है, इसलिए खादर प्रदेश को हम निम्न बेसिन क्षेत्र भी कहते हैं। और बांगर प्रदेश जस्ट इसके उल्टा है। क्यों? क्योंकि बांगर प्रदेश में यहाँ पर हमने क्या देखा, नवीन जलोढ़क निर्मित प्रदेश है, जबकि बांगर प्रदेश को हम क्या कहते हैं, पुराने
जलोढ़क निर्मित प्रदेश। और पुराने क्यों कह रहे हैं? क्योंकि खादर की अपेक्षा वह क्षेत्र जहां पर बाढ़ के आने से क्या है, मृदा का जो आपका अवसादों का निक्षेपण नहीं हुआ है, तो वह क्षेत्र तो क्या है, वहां पर कोई अवसादों का निक्षेपण नहीं हुआ है, इसलिए वहां पर कौन सी जलोढ़क मृदा है? पुरानी जलोढ़क मृदा है। किसकी अपेक्षा? इस क्षेत्र की अपेक्षा जहां की अभी अभी अवसादों का निक्षेपण हुआ है। तो यह आपकी क्या होगी? पुराने जलोढ़क निर्मित प्रदेश, जबकि खादर क्या है? नवीन जलोढ़क निर्मित प्रदेश। और इसके साथ ही जो बांगर प्रदेश होता है वह आपके तट से दूर होता है। क्यों? अभी हमने देखा तट के समीप कौन सा प्रदेश होता है? खादर प्रदेश। क्यों? क्योंकि जब नदियों के द्वारा जब अपने से अवसाद लाए जाएंगे तो वह तटों पर जमा किए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? खादर प्रदेश। जबकि बांगर प्रदेश कौन सा होता है? यह क्षेत्र जो कि तट से दूर है उसे हम क्या कहते हैं? बांगर प्रदेश। तो इसके बारे में याद रखें, यह क्या है? तट से दूर होता है। और तट से दूर होने के कारण ही बांगर प्रदेश को हम उच्च बेसिन क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये था मुख्य रूप से बांगर के बारे में। तो खादर और बांगर के बारे में आपको मेन जो डिफरेंस है पता लग गया होगा। नवीन पुराना जलोढ़ बाढ़ ग्रसित, और ये क्या है? बाढ़ से अप्रभावित। क्यों? क्योंकि पहले तो जो नदी के समीप वाला क्षेत्र है पहले तो वो ही प्रभावित होता है, किसकी अपेक्षा? दूर के प्रदेश की अपेक्षा। तो यह जो क्षेत्र है बांगर प्रदेश है, इस खादर क्षेत्र की अपेक्षा जो कम ग्रसित बाढ़ से होता है। और यह क्षेत्र आपका तट के समीप है, यह तट से दूर, इसलिए तट से दूर होने के कारण यह उच्च बेसिन क्षेत्र, और ये क्या है? निम्न बेसिन क्षेत्र कहलाता है। तो ये था आपके पूरा हमने पढ़ लिया हमारा जो उत्तर भारत का प्राकृतिक प्रदेश था, भाबर, तराई, खादर, बांगर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। तो डायग्राम मैंने ये थोड़ा वैसे बना दिया, लेकिन आशा करती हूँ आपको समझ आ गया हो। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।